स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पालमपुर विलेज में लैंड और लेबर और कैपिटल, पालमपुर विलेज की स्टोरी के बेसिस पर प्रोडक्शन के फैक्टर्स समझे। प्रोडक्शन के फैक्टर्स जो हैं यानी कि रिक्वायरमेंट, जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सभी ज़रूरी हैं। और प्रोडक्शन क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि हमें हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, जो हमारा लाइवलीहुड है, वो प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी। और प्रोडक्शन का एम क्या होता है? प्रोडक्शन का एम होता है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सामान बनाना, सामान का प्रोडक्शन करना या सेवाओं का प्रोडक्शन करना, ये सभी जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, जितने हायर लेवल पर होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, उतना ही यानी कि इनकम होगी, उतना ही हमारी लाइवलीहुड स्मूथली चलेगी। तो लाइवलीहुड या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए प्रोडक्शन के फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं। तो पालमपुर की स्टोरी के बेसिस पर हम ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़ रहे थे, जो कि हमने यानी कि पालमपुर में लैंड जो प्रोडक्शन यानी फैक्टर है वो डिस्कस किया था। लैंड हमने डिस्कस किया कि लैंड इज अ फिक्स कैपिटल, जो कि ना तो इंक्रीज किया जा सकता है और ना ही डिक्रीज किया जा सकता है। अगर जमीन बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती, तो हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन? कैन वी ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन इट? यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या हम और भी फसलें उगा सकते हैं? ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, उसी के टॉपिक के अंतर्गत कि हाँ हम उगा सकते हैं। तो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो नए मॉडर्न तरीके यानी नए फार्मिंग मेथड्स इस्तेमाल करके यानी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और यानी कि दे आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। साल भर में हमने डिस्कस किया कि साल भर में 3 बार फसलें उगाते हैं, राबी, जायद एंड खारिफ सीजन में। इसके अलावा वो मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि ऑन वन पीस ऑफ लैंड दे आर ग्रोइंग मोर देन, तो मल्टीपल क्रॉपिंग करके। और नए मॉडर्न हमने ये भी डिस्कस किया कि नए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करके यानी उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया। जैसे कि पुराने जो सीड्स हैं, ट्रेडिशनल सीड्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में। इसी तरह पुराने जो इरिगेशन मेथड्स थे, जैसे कि पुराने समय में ट्रेडिशनली दे वर डिपेंड ऑन द रेन्स के ऊपर डिपेंड रहते थे, तो उसकी जगह पर नई साइंटिफिक इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की गई, डैम्स बनाए गए, कैनाल सिस्टम डेवलप किया गया, इसके अलावा ट्यूबवेल सिस्टम डेवलप किया गया। इस तरह से 1970s आते आते इरिगेशन फैसिलिटीज भी डेवलप हो गई, मशीनरीज यूज करने लग गए, केमिकल्स और फर्टिलाइजर, काउ डंग और जो एग्रीकल्चर फार्म वेस्ट जो होता है उससे जो खाद बनाई जाती है, ट्रेडिशनल जो मैन्योर थे उनको रिप्लेस कर दिया फर्टिलाइजर से। तो ये सभी जो नए फार्मिंग मेथड जो यूज किए गए वो किस लिए किए गए? ताकि फार्म के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इस प्रोग्राम को हम यानी कि कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड जो टर्म दी गया है वो ग्रीन का मतलब हरित और रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति। जो अचानक जो चेंजेस, रेवोल्यूशन का मतलब चेंजेस आना, तो यानी हम जो फार्मिंग मेथड थे, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड थे, उनमें नए यानी टेक्निक्स जो इंट्रोड्यूस किए गए या इजहार किए गए, इन्हीं मेथड्स को हम टर्म दे सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या चीज है? ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रोग्राम है,
और ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया? ये प्रोग्राम इसलिए चलाया गया एक लार्ज स्केल पर, एक लार्ज स्केल यानी बड़े स्तर पर चलाया गया प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम का जो उद्देश्य था कि हमारी जो फूड क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। जैसे कि राइस और वीट, इंडिया का जो मेन स्टेपल फूड है वो राइस है, और सेकंड इम्पोर्टेंट फूड स्टेपल फूड है वीट। तो वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। अब राइस और वीट का प्रोडक्शन ट्रेडिशनल मेथड से तो इंक्रीज नहीं हो सकता था, ना ही ट्रेडिशनल सीड से, क्योंकि लैंड को तो बढ़ाया नहीं जा सकता था। लेकिन यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए नई टेक्निक्स जो है अपनाई गई। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स अब्रॉड से मंगाया गया। इसी तरह फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज बढ़ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ प्रोग्राम। It is a program to increase food crop production by using new techniques। जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी नई टेक्निक्स? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड कंजम्पशन ऑफ fertilizers and chemicals, use the new method of irrigation, using the machineries. So that is all are the new farming method that is adopted in the green revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो नए मेथड्स हमने अडॉप्ट किए, पालनपुर में अडॉप्ट किए, क्या इसकी वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ गया, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन क्या इसकी वजह से लैंड और प्रोडक्शन सस्टेन रह सकता है? इज इट सस्टेन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या ये सस्टेन का मतलब है लगातार हो सकता है? तो यानी कि नहीं, नो। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हाई कंजम्पशन ऑफ, हाई डोजेज ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना, या मल्टीपल क्रॉपिंग करना, यानी साल भर में एक से ज्यादा फसलें लेना एक जमीन से, या एक ही समय में एक ही जमीन से एक से ज्यादा फसलें लेना, ये सभी जो मेथड्स हैं ये लैंड की फर्टिलिटी को या लैंड की क्वालिटी को डिक्लाइन करते हैं। इससे क्या है, लैंड रिसोर्स जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको फर्टिलिटी रिगेन करने का, रिप्लेनिश करने का टाइम नहीं लगेगा। तो इससे ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट्स भी हुए हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैंने आपको उसके एडवर्स इफेक्ट बताए कि लैंड रिसोर्स पर अगर ये फार्मिंग मेथड्स हम अपनाएंगे तो हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो उसकी क्वालिटी डिक्लाइन होती जाएगी और ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा रिसोर्स। अब इस तरह से अभी हम ये वाला यानी कंपोनेंट जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी है वो लेबर है। तो इस टॉपिक में हम यानी पालनपुर में, इस टॉपिक के थ्रू पालनपुर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, एक तो ये पढ़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्स, ऑफ farm land between farmers। अब जो लेबर है यानी कि जो वर्क फोर्स है, गांव के अंदर मैंने आपने बुक में पढ़ा होगा
450 फैमिलीज हैं। पालमपुर में 450 फैमिलीज हैं। 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज, या कह लीजिए कि 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द पालमपुर विलेज इज लैंडलेस। जो लैंडलेस है वो कितनी पॉपुलेशन है? 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन लैंडलेस है। ये कैसे काम करती है? ये फार्म लेबरर का काम करती है। ये फार्म लेबरर का काम करते हैं, यानी दूसरों की जमीन पर काम करते हैं और बदले में इनको यानी वेजेस मिलते हैं, डेली वेजेस पे भी काम करते हैं। ज्यादातर जो है फार्म लेबरर डेली वेजेस पर काम करते हैं। डेली वेजेस पर यानी कि रोजाना जितना काम करेंगे, दिहाड़ी पे काम करना, जितना काम करेंगे उतना इनको उनका यानी कि सैलरी या वेजेस जो है तनख्वाह मिल जाएगी। ये वेजेस मनी के फॉर्म में भी होती है और प्रोडक्शन के फॉर्म में भी होती है। जितना ज्यादातर ये टेम्परेरी वर्कर होते हैं, यानी कि जब जरूरत होती है तब इनको यानी काम के लिए बुला लिया जाता है और जब जरूरत नहीं होती है तो यानी कि इनको काम से हटा दिया जाता है। जैसे कि फार्मर्स विलेजेस में फार्मिंग जो एक्टिविटी है वो सीजनल है। ज्यादा काम कब होता है? सोइंग और हार्वेस्टिंग, यानी बोने के समय और काटने के समय यानी खेतों में ज्यादा काम होता है। तो सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय पर ही ये फार्म लेबरर्स को यानी अपॉइंट किया जाता है, तब इनको काम मिलता है। और बाकी दिन ये या तो दूसरी ऑड एक्टिविटीज करते हैं, यानी खेती के अलावा दूसरे काम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, या कुछ लोग बिना काम के रहते हैं। जो लोग बिना काम के रहते हैं वो यानी कि उनको नो वर्क नो इनकम। ऐसे फार्मर्स जो है सीजनल, ऐसे जो लेबरर हैं वो सीजनल लेबरर होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ फार्मर्स, कुछ लेबर ऐसे फार्मर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल हैं और कुछ लार्ज हैं। तो यानी इसके अलावा 150 फैमिलीज के अलावा 60 फैमिलीज आप बुक में दी हैं। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम है, मीडियम फार्मर्स हैं। और 10%, केवल 10% जो है यानी लार्ज फार्मर्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि लार्ज फार्मर्स कौन से हैं। यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड देख लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि लार्ज फार्मर्स कौन से हैं। लार्ज फार्मर्स वो हैं, दे आर कीपिंग लार्ज फार्मर्स वो हैं जो दे विच आर कीपिंग मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड, यानी फार्म का साइज, खेतों का साइज जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। ऐसे किसान पालमपुर में बहुत कम है, यानी बहुत फ्यू फार्मर्स आर कीपिंग द लैंड विच इज मोर देन 2 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर। तो ये पालमपुर क्या, ये तो हमारे इंडिया में ही है कि हमारे इंडिया में ज्यादातर बहुत कम, वेरी फ्यू फार्मर्स आर कीपिंग द लैंड दिस साइज ऑफ द फार्म लैंड। स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड है उसका साइज क्या है? 0.5 और 0.5 मींस अबव 0.5, लेस देन 0.5 और 0.5 हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड। ये फार्म का साइज 0.5 या 0 हेक्टेयर्स या उससे कम। तो ये वाले जो किसान हैं वो ज्यादा हैं, ज्यादा नंबर में है, यानी छोटे किसान ज्यादा हैं विलेजेस में या पालमपुर में, और बड़े किसान कम हैं।
और सबसे ज्यादा क्या है 150 यानी कि 1/3 150 ऑफ द परसेंट ऑफ लैंड आर द लैंडलेस फार्मर है, क्योंकि इसके बीच में जो 60 फार्मर्स जो है मीडियम है, यानी 0.5 हेक्टेयर्स और 2 हेक्टेयर मींस बिटवीन द 0.5 to 2 hectares of land is kept by medium farmers. तो मीडियम फार्मर्स के पास इस साइज का लैंड है, जो कि यहाँ पर 450 में से 60 फैमिलीज हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि लार्ज फार्मर्स कम हैं, स्मॉल फार्मर्स ज्यादा हैं। इसके अलावा ज्यादातर किसान या तो जो रिच किसान है, लार्ज फार्मर्स केवल मीडियम फार्मर्स हैं। इसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो है लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास जमीन अपनी नहीं है। जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कैपिटल, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल की भी जरूरत है। तो अब हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, ये कैपिटल किस तरह से यानी इकट्ठा करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं, या किस स्तर पर उनको इन्वेस्ट करते हैं, कि किस तरीके के इनपुट्स लगाते हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको कहाँ से अरेंज करते हैं, कहाँ से एक्युमुलेट करते हैं, उनका क्या तरीका है, हम वो स्टडी करेंगे। और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स कैपिटल नहीं लगाते हैं, दे आर नॉट पुटिंग द इनपुट्स और इन्वेस्टमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग द लेबर। वो क्या कर रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, यानी सर्विस दे रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स, नॉट द स्मॉल फार्मर, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास तो कुछ छोटी जमीन है, वो खुद ही मैनुअल वर्क करते हैं। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने खेतों पर यानी कि जो सिंपल टूल्स की मदद से, मैनुअल और एनिमल लेबर की मदद से जो है यानी अपनी खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। जो लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर्स हैं उनको लैंडलेस फार्मर्स को या फार्म लेबर्स को हायर करते हैं अपनी जमीन पर काम करने के लिए। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इनपुट्स और इन्वेस्टमेंट का। तो स्मॉल फार्मर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट किस चीज में, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीदने में, फर्टिलाइजर्स खरीदने में, पेस्टिसाइड्स खरीदने में, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज खरीदने में। इसी तरह जो है यानी कि जो भी यानी इनपुट्स लगते हैं, टूल्स मशीनरी जो भी यूज होती हैं, उनको हम इनपुट्स कहते हैं, जो भी खेती के लिए सामान लगता है। और उसको खरीदने में जो पैसा लगता है या कैपिटल लगता है, उसका इन्वेस्टमेंट स्मॉल फार्मर्स करते हैं। वो कैसे, अब अगर हम देखें स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन, तो स्मॉल फार्मर्स आर कीपिंग स्मॉल साइज ऑफ फार्मलैंड, उनके पास खेतों का साइज बहुत छोटा है। अब अगर खेत का साइज छोटा होगा तो प्रोडक्शन भी उतना ही कम होगा, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी लो होगा, तो उनका प्रोडक्शन भी स्मॉल होता है। ये स्मॉल प्रोडक्शन है, कम प्रोडक्शन का मतलब है कम इनकम, लेस इनकम। जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर खुद ही, यानी जो इनकम होती है वो खुद ही सस्टेन कर लेते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। तो एक्स्ट्रा जो सरप्लस मनी नहीं होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है या उनके घरों की रिक्वायरमेंट है, वो उसमें ये इनकम जो है इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इनपुट्स को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से बोरो करते हैं, यानी कि उधार लेते, कर्जा लेते हैं ये छोटे किसान। अब ये कर्जा कहाँ से लेते हैं, दो तरीके से ले सकते हैं कर्जा। एक तो मनी लेंडर्स, यानी कि जो पैसा साहूकार होते हैं, पैसा देते हैं। दूसरा ट्रेडर, व्यापारी जो इनकी फसलें खरीदते हैं, उनसे ये एडवांस में ले लेते हैं। इसी तरह या फिर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लेते हैं।
जो पैसा ये मनी लेंडर या ट्रेडर्स या रिलेटिव या फ्रेंड्स या मार्केट से जहां से भी पैसा कर्जा लेते हैं, वो इनसे चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई। यानी ब्याज ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं। ब्याज ज्यादा होने की वजह से यानी इनका ये रीपे नहीं कर पाते हैं, कर्जे को वापस नहीं दे पाते हैं। क्योंकि इनकी इनकम पहले ही कम है और ऊपर से जो कर्जा लिया है उस पर ब्याज भी देना। कर्जा तो यानी प्रिंसिपल यानी मुख्य अमाउंट जो कर्जे का वो तो बना ही रहता है, इसके अलावा उस पर लगा हुआ ब्याज की दर रेट जो है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लो इनकम में ये वापस नहीं कर पाते। क्योंकि जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो नेचर पर डिपेंड करती है, यानी वेदर पर डिपेंड करती है। अगर फसल अगले साल जो है फसल जो है यानी कि अच्छा प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, यानी प्रोडक्शन कैसा होगा ये नेचर पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी वो यानी कर्जे को वापस नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से वो लोन को रिपे नहीं कर पाते। और इससे क्या होता है, इससे वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि कर्जे के जाल में। कर्जे का जाल का मतलब डेब्ट ट्रैप। तो इस तरह के जो स्मॉल फार्मर्स हैं, व्हेन दे आर नॉट एबल टू रिपे द लोन, दे कॉट इनटू डेब्ट ट्रैप। कभी कभी ऐसा भी होता है और अक्सर आप न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कर्जे की वजह से। वो उसका यही कारण है क्योंकि स्मॉल फार्म साइज, स्मॉल इनकम एंड द बोरोइंग द लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब रूरल बैंक कुछ यानी बैंक से भी लोन ले सकते हैं और बैंक में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी बैंक जो चार्ज करता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज कम लगता है, लेकिन बैंक में फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी गारंटी रखनी पड़ती है जिसको हम कोलैटरल कहते हैं। अगर यानी गारंटी में वो जमीन रखते हैं, जमीन का साइज छोटा है तो लोन भी कम मिलेगा। तो इस तरह से जो है किसान और बैंक के कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। बैंक में अगर हम पुराना लोन अदा नहीं करते हैं तो नया लोन नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से किसान जब पिछले लोन को नहीं चुका पाते हैं, नया लोन अगले सीजन में यानी क्रॉप में तो कोई वेट नहीं करेगा। क्रॉप उगने में यानी खारिफ सीजन के तुरंत बाद ही राबी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर पिछला लोन नहीं उतारा तो अगले लोन तो तभी उतारेंगे जबकि राबी क्रॉप उगाई जाएगी, नेक्स्ट क्रॉप उगाई जाएगी और नेक्स्ट क्रॉप के लिए फिर से इनपुट की जरूरत पड़ती है। और बैंक पुराने लोन को बिना रिपे किए हुए नया लोन नहीं देते हैं। तो ऐसे में किसान फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, मनी लेंडर्स के पास पहुंच जाते हैं और फिर वापस से वो इस तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। तो लार्ज फार्मर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी इनपुट्स खरीदते हैं खेती के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो उसको एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लार्ज फार्मर्स ऑलरेडी इट इज रिटन, हम लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स की बात कर रहे हैं। तो उनके पास जो फार्म जमीन खेती की जमीन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि जो मीडियम फार्मर हैं उनके पास ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं दैट इज मोर देन 0.5 हेक्टेयर, इन बिटवीन 0.5 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर। और जो बड़े फार्मर हैं उनके पास काफ़ी ज़मीन है, 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। तो ज़्यादा ज़मीन का साइज होना यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होना, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होना, बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होना। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो सरप्लस होगा, जितनी अपनी ज़रूरत है उसको तो वो कंज्यूम कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा यानी सरप्लस का मतलब
एक्स्ट्रा जो होता है उससे उससे वो क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, क्रॉप को, सरप्लस को बेच देते हैं और उससे ये ट्रेड भी करते हैं। उससे क्या होता है, उनको इनकम होती है और इनकम भी इनको सरप्लस है जो अपने यानी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है या जो उनकी इन्वेस्टमेंट यानी इनपुट्स खरीदने की रिक्वायरमेंट है उससे वो तो पूरा हो ही जाती है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा मनी बच जाती है। इस सरप्लस मनी इसका वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी इनपुट, खेती के इनपुट के अलावा भी वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि वो परचेजिंग द मशीनरीज, उस एक्स्ट्रा पैसे से मशीनें खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लिया या हार्वेस्टर खरीद लिया, थ्रेशर खरीद लिया। ये बड़ी बड़ी जो खेती की मशीनें जो बहुत महंगी आती हैं, कॉस्टली होती हैं, उनको परचेज कर लेते हैं जो कि छोटे किसान नहीं कर पाते हैं। उन मशीनों को वो किस पर दे देते हैं, रेंट पर दे देते हैं, किराए पर चलाते हैं और किराए पर देने पर भी उनको इनकम होती है, उससे भी उनको पैसा आता है। इससे उनकी इनकम और क्या हो जाती है, मोर इनकम, यानी और ज्यादा इनकम हो जाती है। इस तरह से रिच जो फार्मर्स हैं, जो बड़े किसान हैं, वो क्या होते जाते हैं और रिचर होते जाते हैं। इसके अलावा दूसरे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यानी कि लैंड खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं फ्रॉम द पुअर फैमिलीज, यानी पुअर फार्मर्स जो होते हैं। पुअर फार्मर कौन है, वो जो छोटे किसान। ये छोटे किसान अपनी जमीन इनको क्यों बेच देते हैं, जब कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। कर्जे से मुक्त होने के लिए वो अपने जमीन के, छोटे किसान जो पुअर फार्मर्स हैं, वो अपनी जमीन बेच देते हैं। तो इस जमीन को कौन खरीद लेता है, जो कि लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास सरप्लस इनकम है। ये और ज्यादा जमीन खरीद लेंगे तो प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाएगा और सरप्लस होगा और इसके अलावा फिर और ज्यादा बिक्री होगी और ज्यादा इनकम होगी। इस तरह से लार्ज फार्मर्स ज्यादा कैपिटल यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं एंड दे बिकम, लार्ज फार्मर्स बिकम रिचर। तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।